एपिसोड की शुरुआत डी फार्मा के विशाल मुख्यालय के भीतर होती है। रुद्र अब इस संगठन में किसी बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि उसके चेयरमैन के रूप में कदम रखता है। इमारत बाहर से पूरी तरह व्यवस्थित, व्यस्त और पेशेवर दिखाई देती है, लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। लोग उसे देखकर रुक जाते हैं, नजरें उसका पीछा करती हैं। उसकी मौजूदगी में बातचीत थम जाती है। चेहरे पर दिखने वाली मुस्कानें शालीन हैं, लेकिन उनके पीछे संदेह छिपा है। सम्मान अभी दिया नहीं गया है, उसे परखा जा रहा है। बोर्ड रूम के भीतर फाइलें करीने से रखी हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है। फैसले टलते जा रहे हैं, मंजूरियां धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। विभाग जरूरत से ज्यादा प्रक्रियाओं का सहारा ले रहे हैं। यह साफ हो जाता है कि कागजों पर भले ही रुद्र कंपनी का मालिक हो, लेकिन असली नियंत्रण उसे अब भी कमाना बाकी है। रुद्र को विरोध का एहसास होने लगता है, न खुला हुआ न आक्रामक, बल्कि बेहद सोचा समझा, शांत, रणनीतिक। इसी दौरान उसे सूचना मिलती है कि डी फार्मा के एक बड़े सरकारी प्रोजेक्ट को रूटीन रिव्यू के लिए चिन्हित किया गया है। कोई वजह नहीं बताई जाती, कोई समय सीमा नहीं दी जाती, बस एक नोटिस। समय इतना सटीक है कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। संदेश साफ है, उसका उभार अब किसी की नजर में आ चुका है। रुद्र को एहसास होता है कि इस दुनिया में कदम रखते ही वह उसी निशाने पर आ गया है जहां कभी उसके पिता खड़े थे। दूसरी ओर दीप्ति कागजों, नोट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स से घिरी हुई बैठी है। पिछले दिन की भावनात्मक उथल-पुथल अब भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका रूप बदल चुका है। दर्द अब एकाग्रता में बदल गया है। विश्वासघात ने उसके इरादे को और तेज कर दिया है। अब वह घटनाओं को एक साफ नजरिए से जोड़ने लगती है। केदार के टेंडर, अचानक सरकारी जब्ती, रंजीत और आकाश का उभार, और अब रुद्र द्वारा डी फार्मा की खरीद। जो घटनाएं पहले बिखरी हुई लगती थीं, अब एक ही साजिश का हिस्सा महसूस होने लगती है। दीप्ति को रुद्र की मौजूदा स्थिति और केदार के आखिरी दिनों के बीच एक डरावनी समानता नजर आती है। वही दबाव, वही सरकारी चुप्पी, वही अदृश्य ताकत जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही है। वह एक अहम बात समझ जाती है, डी फार्मा शायद एक नई शुरुआत नहीं है, यह एक जाल भी हो सकता है। डी फार्मा में वापस रुद्र पुराने आंतरिक रिकॉर्ड्स की जांच करता है। कुछ फाइलें गायब हैं, कुछ डेटा अधूरा लगता है। सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऊपर से पूरी तरह साफ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पारदर्शिता की कमी साफ झलकती है। उसे समझ में आ जाता है कि जिस कंपनी को उसने खरीदा है, उसका अतीत उसके बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा भारी है। जैसे जैसे रात गहराती है, रुद्र के फोन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है। न भेजने वाले का नाम, न कोई धमकी, बस एक पंक्ति जो यह संकेत देती है कि उसका हालिया कदम किसी ने नोटिस कर लिया है। बस इतना ही, लेकिन यही काफी है। शहर के दूसरे हिस्से में दीप्ति उस इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सामने खड़ी है जिसे उसने फिर से तैयार किया है। चेहरे, तारीखें, टेंडर, कंपनियों के नाम, अब सब कुछ एक ही सच्चाई के इर्द गिर्द घूमता है। ताकत खुद को बचाती है और सच सबसे पहले दबाया जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह केस अब सिर्फ यह साबित करने का मामला नहीं है कि केदार के साथ क्या हुआ था। अब यह सवाल है कि क्या वे सच को उजागर करने तक जिंदा रह पाएंगे। एपिसोड का अंत समानांतर दृश्यों के साथ होता है। रुद्र अपने दफ्तर में अकेला खड़ा है। पीछे शहर की रोशनियां चमक रही हैं और दीप्ति सबूतों की ओर देख रही है, यह जानते हुए कि जितना वे सच के करीब पहुंचेंगे, रास्ता उतना ही खतरनाक होता जाएगा। जंग शुरू हो चुकी है, हिंसा से नहीं बल्कि दबाव से, और इस बार कोई भी अदृश्य नहीं है। एपिसोड 5 सीजन 2 के असली उभार को दर्शाता है। रुद्र का मालिक से निशाना बनने तक का सफर अब साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि कॉरपोरेट विरोध और सरकारी निगरानी उसके चारों ओर कसने लगती है। वहीं दीप्ति भावनात्मक दर्शक से एक रणनीतिक जांचकर्ता में बदल जाती है, जब वह उन पैटर्न्स को पहचानती है जो केदार के पतन से मिलते जुलते हैं। यह एपिसोड स्पष्ट करता है कि ताकत बिना कीमत के नहीं आती और सच बिना जोखिम के सामने नहीं आता। अदृश्य ताकतों की सक्रिय प्रतिक्रिया के साथ एपिसोड 5 टकराव, विश्वासघात और खतरे की नींव रखता है।
यह साफ कर देता है कि रुद्र अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जो सच को चुनौती देने वालों को मिटाने के लिए बनाया गया है।